अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का क्या हाल है, कैसे हैं, खैर खैरियत से हैं? ये जो आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही स्पेशल और इंफॉर्मेटिव है। जो लोग स्टूडेंट और वर्क परमिट के लिए स्वीडन के अंदर आना चाह रहे हैं वो उनके लिए ये बहुत ही स्पेशल किस्म की वीडियो है। आप लोगों ने एंड तक लाजमी इसको सुनना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना डिसीजन लेना है, इधर आप लोगों ने स्वीडन के अंदर आना है या नहीं आना। कुछ नए रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं, उन इम्प्लीमेंट रूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ और कुछ हिस्ट्री भी आप लोगों को बताता हूँ। शुरू यहाँ से करते हैं कि 2022 में तकरीबन 2500 से 2600 स्टूडेंट जो है ना वो स्वीडन के अंदर आई। ठीक है, लेकिन 2023 के अंदर मेरा ख्याल नहीं पड़ता कि कोई स्टूडेंट जो है ना वो स्वीडन के अंदर स्टडी वीजे के लिए आए, ना होने के बराबर। उसकी दो रीजंस हैं। एक तो एक स्टूडेंट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि उसने फेक डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करा दिए थे, जिसकी वजह से इमेज काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। और सेकंड, आपको पता है कि जो अब इनकी जो एम्बेसी है, स्वीडिश एम्बेसी है, वो पाकिस्तान में नहीं रही, तो आपको एथोपिया से जाके अप्लाई करना पड़ता है। तो अब जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट है या मैं अपने आप को अगर ले लूँ तो मैं, मेरे पास अगर डिफरेंट कंट्रीज़ की ऑप्शन मिल रही हो मुझे, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं यहाँ से पाकिस्तान से छोड़ के जाके एथोपिया में जाऊँ, एथोपिया में एक्स्ट्रा खर्चा करूँ, वहाँ से जाके अपने फिंगरप्रिंट्स दूँ और फिर स्वीडन के लिए आऊँ। अब नए रूल्स भी कुछ आ गए। नए रूल्स मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से नए रूल्स हुए। नवंबर 2022 में एक बिल जो है ना वो वोट कर दे के जो वोटेड किया गया था उसको, और वो पास किया गया था, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इस नवंबर से स्टार्ट होगी। अब उस बिल में था क्या? उस बिल में ये सबसे मेन मोटिव था कि जितनी भी, मतलब उनको ये था कि जो वर्क परमिट है वो स्किल्ड के अलावा जो दूसरी जॉब्स में ना उनमें भी लोगों को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उस अब उन्होंने क्या किया है कि अब जब आपने वर्क परमिट लेना है तो आपको स्किल्ड जॉब में लेना पड़ेगा। स्किल्ड का मतलब ये है कि जिसमें एजुकेशन होगी, जिसमें आपने अपना स्टडी किया होगा। ठीक है, तो और दूसरा ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना रेस्टोरेंट्स और अदर जॉब जो है ना जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जॉब किए करते थे, उन जॉब से स्टूडेंट्स को ब्लॉक किया है। ठीक है, मतलब ये कि उन जॉब्स के ऊपर ताकि स्टूडेंट्स अप्लाई ना करें, उनके थ्रू वर्क परमिट ना मिले उन्हें। अब मैं इसकी आपको बताता हूँ कैसे ये हुआ है। हुआ ऐसे है, सबसे पहले कि इन्होंने 13,500 13,500 स्वीडिश क्राउन थी इनकी पहले सैलरी। ठीक है, उसको इन्होंने बढ़ा के 27,300 अब इस टाइम पे कर दिया। ठीक है, इन्होंने डबल इसलिए किया है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स या अदर जॉब्स है रेस्टोरेंट्स के अंदर, सपोज करें बर्गर किंग आ जाता है, मैकडोनल्ड आ जाता है, पिज़्ज़ेरिया आ जाता है, होटल इंडस्ट्री आ जाती है, या इसके अलावा जो आप लोगों को अपनी स्किल्स के अलावा जो लोग आपको जॉब देते थे, वो उनकी अराउंड, अगर आप 100% कॉन्ट्रैक्ट भी लिए तो उनकी 26,000 से ज़्यादा जॉब सैलरी बनती ही नहीं है। ठीक है, तो अब उन्होंने इसीलिए इसको बढ़ाया है, 27,300 कर दिया है कि जब आप यहाँ पे स्टडी वीजे के लिए आए और आप जब वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें तो आपकी 27,300 सैलरी होनी चाहिए, और वो आपको तब मिलेगी जब आपको अपने स्किल्ड के हिसाब से जॉब मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट आ तो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा बैरियर जो यहाँ पे है स्किल्ड जॉब के लिए, वो ये है कि लैंग्वेज का बैरियर सबसे बड़ा है। कम से कम 1-1.5 साल तो आपको मतलब बेसिक सीखने पे ही लग जाता है। ठीक है, तो अब जब 1-1.5 साल में आप लोग इस काबिल बनते हो कि स्वीडिश हमने लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, हम लोगों ने लिखना समझना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब आप जब पाकिस्तान से स्वीडन आते हो तो अब तकरीबन 70,000 क्राउन जो है ना वो फीस हो गई है यूनिवर्सिटीज़ की। 70,000 को आप लोग अगर 26 से मल्टीप्लाई कर ले तो वो आपको पाकिस्तानी रेट आ जाएगा। ठीक है, अब जब 70,000 आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है और आप स्वीडन के अंदर आ रहे, और जब आप यहाँ पे आ जाते तो आपको अपने स्किल्ड से लेटेस्ट जॉब लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब तो मेरे ख्याल से पहले भी 100 में से ना तकरीबन कोई 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको स्किल्ड जॉब मिलती थी। उसके अलावा 92 लोग ऐसे होते थे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह या अदर जॉब्स के अंदर ना अपना मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पूरा कर लेते थे। ठीक है,
ये था स्टूडेंट का मतलब कि जो स्टूडेंट के साथ उन्होंने इस टाइम पे अभी किया हुआ है, ठीक है। इतने टफ कंडीशंस कर दी कि जो मेरे साथ स्टूडेंट अभी जॉब्स वगैरह करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और स्ट्रेस में इस टाइम के। यार अभी हम लोग के पास जो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट थे, अब उनके तकरीबन 13,500 थे 75% कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब उसको अगर 100 भी कर दे उसी कंपनी के अंदर तो हमें कैसे वर्क परमिट मिलेगा? अब वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है। ये नया रूल आने की वजह से स्वीडन के अंदर इस टाइप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। नॉन ईयू कंट्रीज से जब आप पहले अप्लाई करते थे स्टूडेंट वीज़े के लिए तो आप डायरेक्ट एक फॉर्म फिल करो और सबमिट करा दो तो आपकी फैमिली भी आपके साथ आ सकती थी, ठीक है। स्पाउस आपकी या आपके बच्चे तो वो भी आप आ सकते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करो, उसके अलावा आपको अकोमोडेशन यहाँ पे अपनी शो करनी पड़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम शो करना पड़ेगा और कैसे फाइनेंस होगा। तब आप जब अप्लाई करोगे तो ये डॉक्यूमेंट उनको सबमिट कराओगे तो ये आपकी स्पाउस आपके साथ यहाँ पे आ सकती है। इन्होंने एक और रूल कर दिया कि स्वीडन के अंदर जो नॉन अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग थे यहाँ पे स्वीडन के अंदर, ठीक है, वो जब यहाँ पे जॉब ढूंढते थे और अप्लाई करते थे तो उनको पहले कहते थे आप अपने मुल्क में जाओ दोबारा अप्लाई कर, वहाँ से अप्लाई करो तो हम आपको अपने मुल्क में वापस आने के लिए इजाज़त दे देंगे और आप यहाँ आके जॉब करो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने ऐसा कर दिया है कि अगर जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जो लोग वो यहाँ पे स्वीडन के अंदर इस टाइम पे हैं, वो अगर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं थे तो आप स्वीडन में रह के कैसे जॉब कर रहे थे। उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग होंगे उनको अब हम बहुत ज़्यादा डिपोर्ट करेंगे, ठीक है। नंबर थर्ड, अगर वो लोग जो स्किल्ड जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तान से ही रह के, जिनको लगता है कि हम लोगों ने स्किल्ड जॉब अप्लाई करनी है पाकिस्तान से, स्टडी वीज़ा नहीं, मतलब सपोज करें आपको वर्क परमिट चाहिए या स्किल्ड जॉब, उसके लिए ये है कि आपको कंपनी ऑफर करे आपकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग और उसके अलावा जो मिनिमम जॉब की सैलरी मैंने आपको बताई है 27,300 होनी चाहिए। प्लस आपको हायर करने के बाद उन्होंने एक एड भी जो है ना वो पब्लिश करना है कि हम लोगों को इस वैकेंसी के लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो फिर ही आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ रह के अगर उन्होंने अप्लाई करना है ना 27,300 की एप्लीकेशन देनी है और आपने स्टडी वीज़े से वर्क वीज़ा ले लिया है तो उसकी एप्लीकेशन होगी। एप्लीकेशन ये होगा कि एप्लीकेशन पे एम्प्लॉयड आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा और उसके अलावा आपको एक स्पेसिफिक एक डॉक्यूमेंट देगा, ठीक है। उसमें सारी डिटेल होगी और आप लोगों ने अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के बाद वो चेक करेंगे कि इधर ये एप्लीकेशन ठीक है या नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे वर्क परमिट जो है ना ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। वो ऐसे ग्रांट किया जाएगा, पहले 2 साल का होगा, फिर 2 साल का होगा, फिर उसके बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल रियलिटी यहाँ पे ये है, जो ये रूल आया है ना 27,300 वाला, तो उन्होंने मैक्सिमम अब तो ये सोचे कि आप किसी और फील्ड के अंदर जॉब अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल स्वीडन में। तो मेरा तो ये मानना है कि देखिए, एक तो एम्बेसी पाकिस्तान से बाहर है, नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ पे आओगे इतना ज़्यादा रिस्क लेके, आगे आपको पता है कि भाई मैं 27,300 वर्क स्किल्ड जॉब ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ स्टडी जब करनी है तो आप लोग को जहन के अंदर जहन में होना चाहिए कि जब अगर आपने 2 साल स्टडी कंप्लीट करनी है तो आपने कम से कम अराउंड 70,000 पर सेमेस्टर तो आपने लोगों ने ये जहन के अंदर रखना ही रखना है, ठीक है। और 70,000 का ये मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे, चलो ठीक है, साथ में कोई जॉब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो स्टडीज के साथ आपने जॉब भी कोई अप्लाई करी, मैक्सिमम उसमें कितना आप ले लोगे टैक्स के बाद 12,000, जिसमें 6,000 जो है आपका कम से कम पर मंथ आपका खाने पीने का रहने का खर्चा, और 6,000 पीछे बच जाएगा। 6 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दे पर सेमेस्टर 6 महीने में तो आप 36,000 पे आते हो। अगर आपकी फीस ही 60,000 है तो आपको 24,000 घर से तो लाजमी मंगवाना ही पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ इन दिनों में आप लोगों को किसी और मुल्क के लिए, किसी और कंट्री के लिए जो अच्छी ऑप्शन मिली है उस तरफ जाए, ना कि आप प्रॉब्लम में आए और यहाँ पे स्वीडन के अंदर आए। ये बिल्कुल एज अ भाई आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, जो मैंने रियलिटी देखी है, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं।
आप खुद भी इंटरनेट के ऊपर ये चीज़ें सर्च करो। ये मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा, ये मैंने एक्सपीरियंस की है, प्लस मैंने ये सारे आर्टिकल्स को पढ़ा है। आर्टिकल को पढ़ने के बाद फिर मैंने आप तक ये पैगाम पहुँचा रहा है। ये कोई मैंने अपने लाइक सब्सक्राइब के लिए ये वाली वीडियो नहीं बनाई, बल्कि मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि अगर मेरे साथ वाले अभी स्टूडेंट इतने प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो मे भी पाकिस्तान में कोई ऐसा कंसल्टेंट है, कोई ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप लोगों को स्वीडन के सब्ज बाग दिखाए जा रहे, तो आप आ गए स्वीडन के अंदर तो फिर आगे मुश्किल में आ गए। ठीक है, अगर मैं अपना सोचूं तो मैं स्वीडन में आना चाहूँ तो जाहिर सी बात है मैं स्टडी तो सेकंड प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि मैंने जाके वहाँ पे सेटल होना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये लगता है स्वीडन के अंदर आप इस टाइम पे आके आप स्किल्ड जॉब ले सकते तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन अगर आप लोग को ये लगता है कि स्किल्ड जॉब मुझे स्वीडन में आके लेना मुश्किल है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आप अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उससे फिर आप लोग बिल्कुल इस टाइम पे ना आए। ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता यार, मैंने इतनी मुश्किल में स्टूडेंट्स को भी देखा ना, उनकी फैमिलीज पीछे, मतलब जाहिर सी बात है वो अपनी फैमिली से कोई चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इतने प्रॉब्लम में मैंने स्टूडेंट्स को देखा ना, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा आने वाला कोई भी भाई अगर बहन आए स्वीडन के अंदर तो वो उन मुश्किलात में आए, उन पर परेशानियों में आए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि वो उतना ही इन्वेस्ट करके किसी और मुल्क में अच्छी जगह जाके अप्लाई करे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वाली वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, या एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिली है, अगर एक स्टूडेंट या एक बंदे की भी कोई गाइडेंस हो जाए ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो वैसे तो रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, तो मैंने ये सोचा कि यार न्यू रूल आया तो क्यों ना आप लोगों से, अपने भाइयों बहनों से शेयर किया जाए। तो आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप लोगों ने डायरेक्ट मुझे मैसेज करना है। जिस हद तक मैं कोशिश कर सका मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा, हर कमेंट का मैं आंसर करूंगा। और अगर उसके अलावा भी आउट ऑफ द बॉक्स भी मुझे जाना पड़ा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्यूरीज को क्लियर कर सकूं। तो ख्याल रखना अपना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।